चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 11 के पहला इकाई है और इस इकाई में हम अध्याय 1 देखेंगे जिसमें जीव जगत है उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 में जीव जगत का वर्गीकरण देखेंगे और अध्याय 3 में वनस्पति जगत देखेंगे और अध्याय 4 में प्राणी जगत देखेंगे। तो इकाई 1 के जीव जगत में थोड़ा विविधता के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत को तूहल जैव विविधता से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ निर्जीव पदार्थ जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधे में भेद किया था और इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवनहीन इन स्वरूप में उन्होंने जो सर्व सामान्य विशिष्टताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भगाने वाले भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन जिनमें मानव भी शामिल था मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ जो समाज यानी जीव विज्ञान की दृष्टि से जो समाज मानव उद्भव विज्ञान में संलग्न थे वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान से सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्गीय विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण से विस्तृत पहचान प्रणाली नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान है और इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीव द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देता था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदि काल वाले सभी जीवों के साथ उनके संवादों का रहस्य घटना मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। और इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में जानेंगे। जिन्होंने इसका अध्ययन किया उनके बारे में पढ़ते हैं। उनका नाम है एर्नस्ट मेयर जिनका जन्म 1904 में हुआ था और मृत्यु उनका 2004 में हुआ था। देखते हैं एर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैप्टन जर्मनी में हुआ था और इन्होंने अपने बारे में बताया है। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव वैज्ञानिक थे और जिन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा गया और ये अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया और अपने 80 सालों के कार्य जीवन में इन्होंने पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीय तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा और इन्होंने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की पद्धति को खड़ा किया जो कि आज सच है और इसके साथ ही अपने हाल ही में स्वीकृति है जीव विज्ञान जाति वर्गीय की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए। उन्होंने व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की एक संख्या दी जाती है और 1983 में बाल जॉन प्राइज मिला। 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज मिला और 1999 में क्रॉफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 में स्वर्गवासी हुए। देखते हैं जीव जगत के बारे में देखेंगे। तो जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विषमकारी है। असाधारण वास स्थान चाहे वे ठंडा पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर अलवणीय यानी मीठा जलीय झील, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिसमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विषम तथा चमत्कार का आह्वान करती है। परिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से भी पता चलता है कि वास्तव में जीव क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तार्किक है जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे और हम इस विषय पर चिंतन करने कि जीव क्या है
इन्होंने कहा था। उसके बाद देखते हैं जीव जगत में विविधता देखते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्म गमले में उगते फूल पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी और पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति यानी स्पीसीज की प्रतीक है, और अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या इस प्रकार कहते हैं। और हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों को खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का भी पता लगता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदले जाते हैं। और यदि हमें कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके जो शायद इससे भ्रमणकारी स्थिति पैदा हो सके। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे जीव विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है, शॉर्टकट में ICBN। और आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया और वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह है कि सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे जात जीव का ना हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं और प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। और इस प्रणाली को जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। और इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था और इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। और 2 शब्दों वाले नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है और तब आप यह देखते हैं कि यह नाम कैसे दीपक है और इस नाम से मेजोफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। और नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नाम निम्नलिखित हैं। पहला, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों से लिखे जाते हैं। उनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, उसे लैटिनीकरण अथवा उन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। दूसरा, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा नाम जाति संकेत पर होता है। तीसरा देखें तो जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए और यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। और चौथा है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर से होना चाहिए जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। और मेजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के
अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरणतः मेजिफेरा इंडिका यानी लीन, इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था, और यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान सकते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग में संबंध होता है। और जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखते होंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं और जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। और इस वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों का बता सकता है। पौधा भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टेक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसीलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, संरचना की गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की परिस्थिति की सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। इसलिए विशेषकर पहचान यानी अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम यानी प्रणाली है जो वर्गीकीय यानी वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर है और वर्गीकीय कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहता है और विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं और इसे अध्ययन पद्धति कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टेमेटिक्स। इस शब्द का लैटिन शब्द सिस्टेम से आया है और जिसका अर्थ है जीवों के नियमित आवश्यकता, नियमित व्यवस्था। और लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना और वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। और वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी अध्ययन रखा गया है। और देखते हैं वर्गीय संवर्ग देखें तो वर्गीय संवर्ग एकल सोपान प्रक्रम नहीं है बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्गीय व्यवस्था है इसलिए इसे वर्गीय संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक यानी टेक्सान कहते हैं। और वर्गीय संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन का एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों को एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधि पाद यानी टोंगे होती है और इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है और प्रत्येक पद अथवा
वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग या आसन वर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकीय समूहन है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत यानी किंगडम, संघ यानी फाइलम अथवा भाग यानी पौधे के लिए वर्ग यानी क्लास, गण और यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस तथा जाति यानी स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञात होना है और यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज यानी जाति के बारे में देखें। वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैरीफेजा इंडिका यानी आम, नोस्ट्रोनेम ट्यूबिरोसम यानी आलू तथा पेथरा लियो यानी शेर के उदाहरण लेते हैं और इन सभी तीनों उन नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं और जबकि पहले शब्द मेजिफेरा, सोलेनम तथा पेंथरा वंश के नाम है और यह टेक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो उसको देखते हैं। उदाहरणतः पेथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिगरीस कहते हैं और सोलेहेमन वंश में नाइग्रीम मेलांजेना भी आते हैं और मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है और इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वंश देखें यानी जीनस देखेंगे तो वंश में संबंधित स्पीसीज एक वर्ग आता है और जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरणतः आलू, टमाटर तथा बैगन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है और शेर, चीता तथा शेर यानी पेथरा लियो, चीता यानी पेथर परडस तथा पैथर्स टिग्रिस जिसमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फैमिली जिसमें बिल्ली आती है उससे भिन्न है। कुल देखें, कुल के बारे में तो अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आती है। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे की कायिकीय तथा जनन गुण है। उदाहरणतः पौधे में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, नुपिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं और जबकि प्राणी वंश पेथरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फैमिली यानी बिल्ली के साथ फेलिड कुल में रखते हैं। और इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखते हैं तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखती होगी और उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों यानी केनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। और गण देखें यानी ऑर्डर देखें तो आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल सामान्य तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं और इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोनवोल, व्यूलेसी, सोलेनेसी और पोलिसेनियलस गण में रखा गया है और इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा
में फैलिडी तथा कैनिडी कुलों में रखा गया है। वर्ग देखें यानी क्लास के बारे में देखें तो एक संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणतः प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिबॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं। उसको मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ देखें तो वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसमें संघ कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। अब इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठकीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर एनोकॉर्डेटा संघ में रखा गया है। और पौधे में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं उसको उच्चतर संवर्ग भाग यानी डिवीजन में रखा गया है। जगत देखे किंगडम के बारे में तो जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है जिसमें कि उन्हें पौधे से अलग किया जा सके, और पौधे को प्लांटिंग जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे, और इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्गीय वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उप संवर्ग भी बताए हैं। इनसे विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखें। और क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज के जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आने लगती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारण करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसीलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्ग को भी दिखाया गया है। जैसे मानव, जैविक नाम है मानव को होमो सेपियंस है, वंश होमो का है, कुल इनका होमोनिडी है, गण इनका प्राइमेट है, वर्ग मेमेरिया है, संघ है कार्डेटा है। घरेलू मक्खी का जैविक नाम है मास्क डोमेस्टिका है, वंश मास्का है, कुल इसका मयोसिडी है, और गण डिप्टेरा है, और वर्ग है इंसेक्टा है, और संघ है आर्थ्रोपोडा है। सारांश देखें तो जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं पाई जाती है और असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर, क्रियात्मक तथा आकारिकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीय का नाम दिया गया है और पादपों तथा प्राणियों के विभिन्न स्पीशीज का वर्गीय अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन से भिन्नता के सामान्य ज्ञान
इनके लाभदायक सिद्ध हुए हैं। और वर्गीकीय के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। और समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है और तथा उसे द्विपद नाम भी दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है उससे दिया जाता है। और जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग यानी पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीय संवर्ग तथा टेक्सा कहते हैं। यह सभी वर्गीय पदानुक्रम होते हैं। उसके बाद आम का जैविक नाम देखें। आम का जैविक नाम मेजिफेरा इंडिका है। वंश इसका मेजिफेरा है। इसका कुल एनारकर्डिएसी है और गण इसका सेपियनडेल्स है और वर्ग इसका डाइकोटिलीडनी है और संघ यानी भाग इसका एंजियोस्पर्मी है। और गेहूं का देखें। गेहूं का जैविक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है और वंश इसका ट्रिटिकम है। कुल इसका पोएसी है और घन इसका पोएलस है और उसका वर्ग इसका मोनोकोटिलीडनी है और संघ यानी भाग इसका एंजियोस्पर्मी है।